इतिहास की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। हम गांधी दर्शन की बात कर रहे हैं और हमारे सामने जो पुस्तक है उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अब तक हम इस पुस्तक के 4 पाठों की चर्चा कर चुके हैं। हमने जाना कि गांधी जी का बचपन किस तरह से गुजरा था। हमने ये जाना कि गांधी जी के जीवन की दिशा उनके बचपन में ही तय हो गई थी। वैसे तो हर एक व्यक्ति के जीवन की दिशा उसके बचपन में ही तय हो जाती है, लेकिन जो लोग एक मुकाम पर पहुंचते हैं उन लोगों के बचपन की कुछ घटनाएं दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणादायी होती हैं। इसलिए हम उन लोगों की आत्मकथा पढ़ते हैं। अपनी आत्मकथा के 5वें अध्याय हाई स्कूल में वे लिखते हैं कि मैं आपको कह चुका हूं कि मेरा जब विवाह हुआ था तो मैं हाई स्कूल में पढ़ता था और हम तीनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। 2 तो ये सगे भाई थे और एक इनके काका का लड़का जिसकी शादी गांधी जी के साथ हुई थी। तो गांधी जी ये कहते हैं कि इस ब्याह का यह परिणाम हुआ कि हम 2 भाइयों का 1 वर्ष बेकार गया। अपने भाई के लिए वे कहते हैं कि उनके लिए तो बहुत बुरा हुआ, उसके बाद वे कभी पढ़ नहीं सके। एक पंक्ति है जिसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। गांधी जी लिखते हैं कि विद्याभ्यास और विवाह दोनों एक साथ तो हिंदू समाज में ही चल सकते हैं। ये बड़ा एक मीठा सा व्यंग है हमारी व्यवस्था पर। गांधी जी ये कहते हैं कि मैं पढ़ाई में कोई बहुत होशियार नहीं था, लेकिन अब मेरी गिनती बहुत कमजोर विद्यार्थियों में भी नहीं होती थी। वे ये भी कहते हैं कि दूसरी कक्षा के बाद मुझे कुछ पुरस्कार भी मिले और 5वीं और 6ठी कक्षा में तो मुझे प्रति माह 4 और 10 रुपयों की छात्रवृत्ति भी मिली। लेकिन वे कहते हैं कि ये जो छात्रवृत्ति है ये मुझे मेरी होशियारी के कारण नहीं मिली। वे कहते हैं कि व्यवस्था यह थी कि विद्यालय में पढ़ने वाले जो सोरठवासी हैं उन्हीं को छात्रवृत्ति मिलेगी और उनमें मैं ठीक स्थान पर रहता था। ये कहते हैं कि 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में उस समय सोरठ प्रदेश के विद्यार्थी कितने हो सकते थे, वे पाठक से कहते हैं कि आप अनुमान लगा लीजिए। वे कहते हैं कि मुझे पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर गर्व नहीं होता था। वे कहते हैं कि मुझे तो आश्चर्य होता था कि मुझे क्यों मिल गया। उन्होंने कहा कि मैं दूसरी चीजों के प्रति जितना सजग था उससे ज्यादा सजग सजग अपने आचरण के प्रति था। बहुत बड़ी बात है। वे कहते हैं कि आचरण में दोष आने पर मुझे रुलाई आ जाती थी। वे लिखते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि मुझसे कोई ऐसा काम हो जिससे मेरे शिक्षक मुझे डांटें या मुझसे नाराज हों। वे कहते हैं कि मुझे याद है कि मुझे मार भी खानी पड़ी थी और मुझे मार का दुख नहीं था। यह बहुत बड़ी बात है। मुझे मार का दुख नहीं था, मुझे दुख इस बात का था
कि मुझे दंड का भागी समझा गया, मुझे दंड का पात्र समझा गया। मैं खूब रोया। वे कहते हैं कि कुछ प्रसंग हैं मेरे विद्यालय जीवन के। वे कहते हैं कि विद्यालय में कसरत और क्रिकेट अनिवार्य कर दिया गया। हेडमास्टर थे दोराब जी, ऐदल जी, गीमी। कहते हैं अच्छे थे हेडमास्टर, बहुत अच्छे थे। और ये ठीक है, स्कूल में किताबों की पढ़ाई के साथ साथ शरीर की पढ़ाई भी होनी चाहिए। गांधी जी इस बात को मानते हैं, लेकिन उस समय वे यह मानते थे कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कहते हैं कि मैं कभी कसरत करने के लिए या क्रिकेट खेलने के लिए या फुटबॉल खेलने के लिए गया ही नहीं, क्योंकि मैं स्वभाव से शर्मीला था, संकोची था, और इस कारण मेरी इन चीजों में अरुचि थी, और यह अरुचि मेरी भूल थी। ये कहते हैं, बहुत बड़ी बात है कि विद्याभ्यास में व्यायाम का अर्थात शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के समान ही स्थान होना चाहिए। और हम देख रहे हैं, मैंने तो बचपन से ये देखा है कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं और खेलने वाले बच्चे खेलते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि बच्चों को खेलने और पढ़ने में समान रुचि हो, और जो बीच के विद्यार्थी होते हैं वे थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। खैर, लेकिन वे कहते हैं कि एक चीज मेरे साथ ठीक हुई। मैं बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता था, तो मुझे यह पढ़ने को मिला कि व्यक्ति को खुली हवा में जरूर घूमना चाहिए। इसमें उनको सुविधा भी थी ना, क्योंकि वे विद्यालय के बाद सीधे घर जाना चाहते थे। और घर जाने का कारण, आज के विद्यार्थी गांधी जी के विद्यालय छूटते ही कसरत न करके या क्रिकेट न खेल के सीधे घर जाने का जो कारण सुनेंगे, अचंभित होंगे। वे लिखते हैं कि मुझे घर जाने की जल्दी इसलिए होती थी कि मैं घर जाकर अपने पिताजी की सेवा करना चाहता था। इस बात के पक्ष में मैं कोई तर्क नहीं रखना चाहता हूं। मैं अपने मित्रों से, अपने विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि इस छोटी सी बात का मर्म समझने की कोशिश कीजिए। हम भारतवासी दुनिया से अलग हैं तो इन्हीं बातों के कारण हैं। तो गांधी जी ने कहा अपने शिक्षकों से कि मैं पिताजी की सेवा के लिए जाना चाहता हूं विद्यालय छूटते ही, इसलिए मुझसे ये न करवाया जाए। लेकिन हेडमास्टर जी ने छुट्टी नहीं दी, वे बात नहीं माने, उन्होंने बात नहीं मानी, वे नहीं माने। फिर गांधी जी कहते हैं कि एक दिन मौसम अच्छा नहीं था, बादल छाए हुए थे, और मैं समय का अनुमान नहीं लगा सका कि मुझे कसरत के लिए मैदान में कितने बजे पहुंचना है। वे लिखते हैं कि मैं बादलों से धोखा खा गया। तो गांधी जी वहां पहुंचे मैदान में, तो वहां कोई नहीं, सब लोग कसरत करके जा चुके थे। अगले दिन जब हेडमास्टर साहब ने हाजिरी देखी तो उसमें मोहन का नाम नहीं था, अनुपस्थित थे। तो उन पर जुर्माना लगाया गया। गांधी जी ने कहा कि मैं समय का अनुमान नहीं लगा सका था, इस वजह से मैं विलंब से आया, यहाँ वहाँ आया जरूर था। लेकिन यह बात मानी नहीं गई, और इसका गांधी जी को बहुत दुख हुआ। गांधी जी लिखते हैं कि मेरे साथ दिक्कत यह थी कि मैं झूठा ठहरा,
मुझे इसका बहुत दुख हुआ। मुझे जुर्माना तो मेरा माफ़ हो गया बाद में, किसी तरह से मुझे याद आता है, लेकिन अपनी पढ़ाई के समय मेरी यह पहली और आखिरी गफलत थी। इसके बाद कभी गांधी जी ने इस तरह का उलाहना नहीं सहा, मौका ही नहीं मिला सहने का। उनके पिताजी ने फिर विद्यालय में पत्र लिखा कि भाई मेरी सेवा करने के लिए ये घर आना चाहता है, तो हेडमास्टर जी ने मुक्ति दी। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि ये जो खुली हवा में घूमने का जो सिलसिला मैंने शुरू किया था, मुझे हवाखोरी की लत लग गई थी, ऐसा लिखते हुए, इसका मुझे बहुत लाभ हुआ। एक और बात कहते हैं गांधी जी, और वह भी बहुत जरूरी बात है, जिसका उन्हें पूरे जीवन अफसोस रहा। वे लिखते हैं कि पढ़ाई में सुंदर लेखन बहुत आवश्यक है। आपका हैंड राइटिंग खूबसूरत होना चाहिए, खूबसूरत होने के साथ साथ शुद्ध भी होना चाहिए। वे लिखते हैं कि पढ़ाई में सुंदर लेखन आवश्यक नहीं है। यह गलत ख्याल मुझे कैसे हो गया था, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सरल शब्दों में इसे यूं समझा जा सकता है कि गांधी जी मानते थे कि कोई सुंदर लेखन होना अच्छा नहीं है पढ़ाई में होशियार होने के लिए। बाद में वे कहते हैं कि जब मैं दक्षिण अफ्रीका गया और वहां मैंने वकीलों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे, तो मुझे बड़ी शर्म आई, मैं बहुत शर्माया, बहुत पछताया। वे लिखते हैं कि मैंने अनुभव किया कि खराब लेखन अधूरी शिक्षा की निशानी माना जाना चाहिए। वे लिखते हैं कि बाद में मैंने अपना लेखन सुधारने का प्रयास भी किया, लेकिन एक पके घड़े का गला कब जुड़ता है। उनकी सलाह है अपने पाठकों को। वे लिखते हैं कि हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। अब गांधी जी तरीका भी बताते हैं। वे कहते हैं कि बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए, उनकी शुरुआत ही चित्रकला से होनी चाहिए। यदि चित्रकला से शुरुआत होगी तो वे निश्चित रूप से अच्छा लिखेंगे, ये गांधी जी का मानना है। तो आपने देखा होगा ये जो अध्याय है हाई स्कूल में, ये अध्याय पढ़कर यदि कोई विद्यार्थी असल में विद्यार्थी है तो उसे दो तीन चीजों से सबक लेना, दो तीन चीजों को समझना चाहिए कि पढ़ाई तो आपको आनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। यदि आपने अपने शिक्षकों को रुष्ट कर दिया है, यदि आपके शिक्षक आपसे प्रसन्न नहीं है, तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी ये मानना है कि आपको जीवन में वह सफलता नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए, उसमें कमी आ जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपके किसी भी काम से आपके शिक्षक को कष्ट हो। दूसरी बात उनकी ये कि व्यक्ति को कसरत जरूर करनी चाहिए, व्यायाम जरूर करना चाहिए, खेलना जरूर चाहिए विद्यार्थी को। और यदि पिताजी की सेवा में, माताजी की सेवा में, घर के किसी काम में उससे बाधा आती है, तो आप उसका कोई विकल्प तलाशें। आप खुली हवा में अपने समय के अनुसार घूमें या उस समय कसरत कर लें, लेकिन ये जरूरी है, गांधी जी का ये कहना था। तीसरी बात ये कि
आपका जो हस्तलेख है, लेखन सुंदर होना चाहिए। तो अभी इस पाठ की कुछ बातें और बाकी है, लेकिन वे हम अगले अंक में करेंगे। तब तक आप अपने इस मित्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।